Dear student, good morning. In the last lecture of the convection with phase change, we have seen the different pool bowling regimes. But now in this lecture, we will try to stabilize the heat transfer correlation in the pool bowling for the different regimes. Since the pool bowling regimes differ considerably in their characters, तो उसके लिए आपको different heat transfer relation need to be used फॉर डिफरेंट बॉलिंग रेजिम्स। तो उसके लिए जितने भी आपके बॉलिंग रेजिम्स है, चाहे वो नेचुरल कन्वेक्शन हो, चाहे आपका न्यूक्लिएट बॉलिंग हो, चाहे आपका ट्रांजिशन बॉलिंग है और फिल्म बॉलिंग है, सबके लिए आपको डिफरेंट हीट ट्रांसफ़र रिलेशन जो है वो आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर मैं जो फर्स्ट टाइप का अगर आपका रेजिम्स है, दैट इज़ नेचुरल कन्वेक्शन रेजिम्स, उसकी बात करूँ तो वहाँ पे आपको कोई अलग से रिलेशन इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है और आपको स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपने नेचुरल वहाँ पे जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है वो सिर्फ नेचुरल कन्वेक्शन की वजह से हो रहा है। तो नेचुरल कन्वेक्शन आपने ऑलरेडी स्टडी किया है इन द सिंगल फेज हीट ट्रांसफ़र में, तो वो उसके जितने भी रिलेशन है वो डायरेक्टली यहाँ पे काम आ जाएंगे। सो इन द नेचुरल कन्वेक्शन बॉलिंग रेजिम्स द हीट ट्रांसफ़र रेट कैन बी एक्यूरेटली डिटरमाइन यूजिंग नेचुरल कन्वेक्शन रिलेशनशिप्स। ठीक है, और ये रिलेशन आपका कब तक वैलिड है जब आपका डेल्टा टी एक्सेस जो है वो 5 डिग्री के इक्वल या उससे लेस है। ठीक, तो वहाँ तक आपको अलग से कुछ रिलेशनशिप स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने ऑलरेडी नेचुरल कन्वेक्शन में रिलेशन यूज़ किए थे वो सेम रिलेशन यहाँ पे यूज़ हो जाएगी। अब आता है आपका न्यूक्लिएट बॉलिंग में। न्यूक्लिएट बॉलिंग में बेसिकली क्या है आपका, वहाँ पे भी अगर कोई थियोरेटिकल रिलेशन की बात करूँ तो वो कोई भी नहीं है, तो वहाँ पे भी कोई एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स है उनको यहाँ पे कोरिलेट किया गया है। तो देयर इज़ ए नो जर्नल थियोरेटिकल रिलेशन फॉर द हीट ट्रांसफ़र इन द न्यूक्लिएट बॉलिंग रेजिम। ठीक है, और न्यूक्लिएट बॉलिंग का जो रेंज है वो 5 डिग्री से लेके और 30 डिग्री तक अगर आपका डेल्टा टी एक्सेस वेरी करता है तो आप उसको न्यूक्लिएट बॉलिंग के रेंज में रखोगे। तो इसमें कोरिलेशन बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल डेटा आर यूज्ड। ठीक है, द हीट ट्रांसफ़र रेट स्ट्रांगली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द न्यूक्लिएशन, द नंबर ऑफ द एक्टिव न्यूक्लिएशन साइट्स ऑन द सरफेस and the rate of the bubbles formation at each site and the type and the condition of the heated surface। तो इसमें जो आपका हीट ट्रांसफ़र रेट है वो स्ट्रांगली डिपेंड करता है कि अगर आपका कितना एक्टिव न्यूक्लिएशन साइट है और किस रेट से आपके जो है फ्रीक्वेंसी क्या है, आपकी जो बबल्स फॉर्मेशन की उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसके अलावा आपका हीटेड सरफेस की कंडीशन क्या है, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक आपका एक्सपेरिमेंटल कोरिलेशन है जो कि आपका रोजन नाउ ने दिया है 1952 में। तो ये रिलेशन आप यूज़ कर सकते हो जिसमें आप हीट फ्लक्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो न्यूक्लिएट बॉलिंग में। तो वो है आपका क्यू डॉट न्यूक्लिएट दैट इज़ हीट फ्लक्स इन द न्यूक्लिएट बॉलिंग इज इक्वल्स टू म्यू एल एच एफ जी इंटू जी इंटू रो एल माइनस रो वी अपॉन सिग्मा whole base to power 1 by 2 into Cp Ts minus T saturation divided by CSF HFG Prandtl नंबर की पावर n का होल पावर 3। तो यहाँ पे आपको पता है कि जो Q न्यूक्लिएट है दैट इज़ द न्यूक्लिएट हीट बॉइलिंग हीट फ्लक्स, दिस इज अ न्यूक्लिएट बॉइलिंग हीट फ्लक्स एंड म्यू एल द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, HFG एंथैल्पी ऑफ द वेपराइजेशन, G gravitational accelerations, rho L density of liquid, rho V density of the vapor, sigma that is surface tension of liquid vapor interface, and CPL specific heat of the liquid, Ts the surface temperature of heater, Ts the saturation temperature of the fluid, CSF experimental constant that depend upon the surface liquid combination, Prandtl number of the liquid, n is the experimental constant that's depend upon the liquid। तो अब जब आपने Q डॉट न्यूक्लिएट निकाल दिया, स्मॉल Q डॉट न्यूक्लिएट, तो आपका हीट ट्रांसफर रेट कैलकुलेट कर सकते हो, बिकॉज Q इज इक्वल्स टू A इंटू स्मॉल Q न्यूक्लिएट, हीट फ्लक्स इंटू एरिया इज इक्वल्स टू हीट ट्रांसफर रेट, एंड रेट ऑफ वेपराइजेशन आप कैलकुलेट कर सकते हो, दैट विल बी इक्वल्स टू m अपॉन Q बॉइलिंग डिवाइडेड बाई HFG। ठीक है, बिकॉज HFG इंटू m इज इक्वल्स टू Q बॉइलिंग। तो कितना आपका हीट ट्रांसफर हुआ वो डिपेंड करता है मास रेट इंटू HFG, इसको कैलकुलेट कर सकते। तो यहाँ पे आपका सरफेस, सिंस इस प्रॉब्लम का सरफेस टेंशन की वैल्यू आपको चाहिए, तो एक सरफेस टेंशन की वैल्यू दी है फॉर द वाटर
at different temperatures or for the other fluid at the different temperatures आपको surface टेंसर की वैल्यू दी है और साथ साथ आपको जो कांस्टेंट है CSF की वैल्यू है उसके लिए भी दे रखा है और n का वैल्यू भी गिवन है आपको। तो n का वैल्यू वाटर के लिए जनरली 1 होता है और अदर कोई भी फ्लूइड है तो उसके लिए 1.7 की होता है इसका वैल्यू, ठीक है। इसके अलावा आपका पीक हीट फ्लक्स, तो मैक्सिमम और क्रिटिकल हीट फ्लक्स जो है इन द न्यूक्लियर बॉइलिंग उसका फॉर्मूला हमने दे रखा है जो Q मैक्सिमम है, Q डॉट मैक्सिमम इज इक्वल्स टू CCR HFG सिग्मा G रो वी स्क्वायर इंटू रो एल माइनस रो वी का होल पावर 1/4। अब यहाँ पे जो आपका CCR है इज़ अ कांस्टेंट हुज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द हीटर ज्योमेट्री बट जनरली is about 0.15 and critical heat flux is independent on the fluid heating surface combination as well as the viscosity, thermal conductivity and the specific heat of the liquid। तो ये सारे पैरामीटर्स इसमें नहीं है इस फॉर्मूले में, ना तो आपका विस्कोसिटी है, ना थर्मल कंडक्टिविटी है, ना स्पेसिफिक हीट है और ना ही आपका फ्लूइड हीटिंग सरफेस कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करता है। तो आपका जो क्रिटिकल हीट फ्लक्स इंक्रीजेज विद प्रेशर अप टू 1/3 ऑफ द क्रिटिकल प्रेशर। तो जब आपका क्रिटिकल प्रेशर की वैल्यू अगर जो आपका प्रेशर है वो 1/3 इक्वल है 1/3 ऑफ द क्रिटिकल प्रेशर, तब तक तो आपका प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा, देन स्टार्ट डिक्रीजिंग एंड देन बिकम जीरो एट द क्रिटिकल प्रेशर। तो क्रिटिकल प्रेशर पे आके इसका वैल्यू जो है वो जीरो हो जाता है, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में आपका इंक्रीज होगा इसका वैल्यू कब तक, जब तक आपका प्रेशर 1/3 ऑफ द क्रिटिकल प्रेशर है और देन आपका स्टार्ट हो जाएगा डिक्रीजिंग और फिर आपका जीरो बन जाएगा ये वैल्यू। और critical heat flux is proportional to the HFG. The large maximum heat flux can be obtained using fluid with large enthalpy of the vaporization such as water. जिस फ्लूइड का HFG का वैल्यू ज़्यादा है उसका क्रिटिकल हीट फ्लक्स की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो ये आपका कुछ जो कांस्टेंट है उसके वैल्यू गिवन है आपका यहाँ पे CCR का, कोई अलग अलग हीटिंग सरफेस की जो जो हीटर की ज्योमेट्रीज है उस पर डिपेंड कर रहा है ये वैल्यू। इसके अलावा आपका मिनिमम हीट फ्लक्स वो इम्पोर्टेंट है। तो मिनिमम हीट फ्लक्स के लिए भी आपका रिलेशन जो है वो गिवन है यहाँ पे। तो मिनिमम हीट फ्लक्स विच अकर्स एट द लियंडन्सफोर्ड पॉइंट इज ऑफ प्रैक्टिकल इंटरेस्ट सीन इट रिप्रेजेंट्स द लोअर लिमिट ऑफ द हीट फ्लक्स इन द फिल्म बॉइलिंग रेजिम, ठीक है। तो ये आपका जो मिनिमम हीट फ्लक्स है उसको रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए ये आपका प्रैक्टिकल इंटरेस्ट के लिए है ये। तो Zuber derived the following expressions for the minimum heat flux for a large horizontal plate, and the value of Q dot minimum is equals to 0.09 rho V HFG into sigma G rho L minus rho V upon rho L plus rho V का whole square and the whole bracket की power आपका 1/4। So this relation above can be इन एरर बाई 50% और मोर। तो इसमें एरर भी हो सकती है बिकॉज ये सारे एक्सपेरिमेंटल डेटा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स है, तो इसलिए एरर तो इनमें है ना इनमें आने की पॉसिबिलिटी है ही। तो ट्रांजिशन बॉइलिंग रीजन्स जो है उसके लिए कोई अलग से रिलेशन नहीं है, यहाँ पे क्रिटिकल हीट फ्लक्स के लिए रिलेशन है और मिनिमम हीट फ्लक्स के लिए रिलेशन है, लेकिन ये जो आपका रीजन है इसके लिए कोई अलग से रिलेशन नहीं है। तो उसके लिए दे रखा है ऑपरेशन इन द ट्रांजिशन बॉइलिंग रेजिम दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस to 120 डिग्री सेल्सियस इज normally avoided in the design of the heat transfer equipment, and thus no major attempt has been made to develop the general correlations of boiling heat transfer in this regime. However, the upper peak heat flux and the lower minimum heat flux limits of this region are of the interest of heat transfer equipment designer. तो ये दोनों आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, तो इनका वैल्यू आपको गिवन है, लेकिन इस रीजन का वैल्यू गिवन नहीं है क्योंकि ये आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, तो कोई ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं हुआ इसमें इस रीजन में पर्टिकुलरली रिलेशन इस्टेब्लिश करने का। इसके बाद आता है आपका फिल्म बॉइलिंग। ये जो रीजन है दिस रीजन, ये रीजन है आपका फिल्म बॉइलिंग का। तो फिल्म बॉइलिंग में है द हीट फ्लक्स फॉर द फिल्म बॉइलिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सिलेंडर इन द स्पेयर ऑफ डायमीटर d इज गिवन बाय दिस रिलेशन, ठीक है। तो ये रिलेशन है आपका फिल्म बॉइलिंग के लिए। तो द Q film is equals to C film, that is constant है G KV power Q rho V rho L minus rho V into HFG plus 0.4 rho PV TS minus T saturation divided by
म्यू वी डी टी सरफेस माइनस टी सैचुरेशन का होल पावर 1/4 इंटू टी एस माइनस टी सैचुरेशन। एंड जो कॉन्स्टेंट आपका सी है, सी फिल्म, उसका वैल्यू आपका हॉरिजॉन्टल सिलेंडर के लिए 0.62 है और स्पेयर के लिए 0.64, और द फिल्म टेम्परेचर दैट इज टी एफ which is the average temperature of the film, and the high surface temperature typically above the 300 degrees Celsius, the heat transfer across the vapor film by the radiation becomes significant and need to be considered। तो जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता चला जाएगा तो आपका यहाँ पे रेडिएशन इफेक्ट भी कंसिडरेशन में आएगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे जो है रेडिएशन इफेक्ट ज़्यादा होता है। तो इसमें क्यू रेडिएशन विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू एप्सिलॉन टी सरफेस के पावर 4 माइनस टी सैचुरेशन के पावर 4। आपको सिग्मा जो है वो आपका कांस्टेंट है, स्टीफन बोल्टजमैन कांस्टेंट, उसकी वैल्यू होती है 5.64 इंटू 10⁻⁴ माइनस 8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। एंड जो एप्सिलॉन है दैट इज द इमिसिविटी ऑफ द सरफेस। तो ऑब्वियसली जो रेडिएशन का वैल्यू होगा, क्यू रेडिएशन, वो लेस होगा क्यू फिल्म के, बट जो टोटल हीट ट्रांसफर होगा वो होगा क्यू फिल्म प्लस 3/4 ऑफ क्यू रेडिएशन। ठीक है, सो एट द हाई हीटर सरफेस टेम्परेचर द रेडिएशन हीट ट्रांसफर बिकम सिग्निफिकेंट ड्यूरिंग द फिल्म बॉइलिंग, और उसको कंसिडरेशन में लेना ही है। ठीक है, तो जब भी आपका टेम्परेचर ज़्यादा रहे तो आपको रेडिएशन भी काउंट करना पड़ेगा और फिर इसको ऐड कर देना। टोटल जो हीट ट्रांसफर होगा ड्यूरिंग द फिल्म कंडेंसेशन वो हो जाएगा क्यू फिल्म प्लस 3/4 क्यू रेडिएशन। इन्हेंसमेंट ऑफ द हीट ट्रांसफर इन द पूल बॉइलिंग। तो हीट ट्रांसफर को कैसे इंक्रीज किया जाए पूल बॉइलिंग में? तो द रेट ऑफ द हीट ट्रांसफर इन द न्यूक्लिएट बॉइलिंग regime strongly depend upon the number of the active nucleation sites on the surface and the rate of the bubbles formation at the each sides। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि अगर आपका हीट ट्रांसफर जो है न्यूक्लिएट बॉइलिंग में कैसे इंक्रीज हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपका कितने जो है साइड्स पे आपका न्यूक्लिएशन जो है वो हो रहा है, और उन साइड्स पे जो रेट ऑफ बबल फॉर्मेशन है वो कितना है उस पर डिपेंड करता है। देयरफॉर द मॉडिफिकेशंस दैट इनहेंस न्यूक्लिएशन on the heating surface will also enhance the heat transfer in the nucleate boiling। तो जितना ज़्यादा न्यूक्लिएशन होगा उतना ज़्यादा हीट ट्रांसफर होगा। irregularities on the surface on the heating surface including the roughness drift serves as additional nucleation sites during the boiling। तो जितना आपका सरफेस रफनेस होगा, ड्रिस्ट होगा, तो वहाँ पे आपका जो न्यूक्लिएशन है वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, बट द इफेक्ट ऑफ द सरफेस रफनेस इज ऑब्जर्व टू डिके विद टाइम। लेकिन सरफेस रफनेस का जो इफेक्ट है वो टाइम के साथ जो है वो कम होता चला जाएगा, उतना ज़्यादा उस पर फिर हीट ट्रांसफर जो है वो ज़्यादा नहीं होगा। तो इसके लिए इन्हेंसमेंट ऑफ द हीट ट्रांसफर इन द पूल बॉइलिंग, उसमें हमने कुछ किया कि सर्फेसिस दैट प्रोवाइड इन्हेंस्ड हीट ट्रांसफर इन द न्यूक्लिएट बॉइलिंग परमानेंटली आर मैन्युफैक्चर्ड एंड आर अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक है ना, तो जो परमानेंटली भी हीट ट्रांसफर जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं, वो ऐसे भी सरफेस हमने मैन्युफैक्चर किए। सो द हीट ट्रांसफर कैन बी इनहेंस्ड बाय द फैक्टर ऑफ अप टू 10 ड्यूरिंग द न्यूक्लिएट बॉइलिंग एंड द क्रिटिकल हीट फ्लक्स बाय ए फैक्टर ऑफ 3। तो क्रिटिकल हीट फ्लक्स को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई मैक्सिमम कर सकता है, और आपके जो ड्यूरिंग द न्यूक्लिएट बॉइलिंग है वहाँ पे हीट ट्रांसफर को जो है वो 10 टाइम्स इंक्रीज कर सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हीट ट्रांसफर रेट है, हीट ट्रांसफर फ्लक्स जो है वो गिवन है, और टी एक्सेस के कंपेरिजन में तो हमने यहाँ पे कुछ कंपेयर किया है। जैसे थर्मो एक्सेल है, उसमें जो है हीट फ्लक्स के वैल्यू इतना रहेगा। तो आप कंपेयर कर सकते हो कि आप फॉर सेम टेम्परेचर एक्सेस टेम्परेचर जो है टी एस माइनस टी सेशन का जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसके फॉर सेम वैल्यू के लिए आपका क्यू का वैल्यू कितना है। ठीक है ना, तो अगर टेम्परेचर डिफरेंस 5 का है तो आपका प्लेन ट्यूब है उसमें अप्रोक्स 10⁻⁴ के आसपास रहेगा। लेकिन अगर मैं यही वैल्यू अगर आपने फिन ट्यूब ले लिया तो आपका थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, और अगर आपने थर्मो एक्सेल ये ले लिया तो वो फिर आपका हीट ट्रांसफर को जो है वो फर्दर इंक्रीज कर देगा। अब बाद आपका फोर्स्ड कन्वेक्शन बॉइलिंग। अभी तक आपने क्या किया था, पूल बॉइलिंग किया था जिसमें आपका कोई भी बल्क फ्लूइड मोशन जो है वो नहीं था। लेकिन अब आपका आ रहा है फोर्स्ड कन्वेक्शन बॉइलिंग, और उसको हम फ्लो बॉइलिंग भी कह सकते हैं। फ्लो बॉइलिंग मैंने स्टार्टिंग में बताया था। इन फ्लो बॉइलिंग द फ्लूइड इज फोर्स्ड टू मूव by an external source such as pump as it undergoes a phase change process। तो जैसे आपका जो फ्लूइड है, अब इसमें पूल बॉइलिंग में आपके उसमें कोई भी
बल्क मोशन नहीं था, लेकिन यहाँ पे आप उसको एक्सटर्नल एजेंसी के थ्रू मोशन दे रहे हो और साथ साथ आपका फेज चेंज भी हो रहा है। सो द बॉइलिंग इन दिस केस एग्जिबिट द कंबाइंड इफेक्ट्स ऑफ कन्वेक्शन एंड द पूल बॉइलिंग। तो यहाँ पे आपका कन्वेक्शन और पूल बॉइलिंग का कंबाइंड इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। फ्लो बॉइलिंग इज क्लासिफाइड एज आइदर एक्सटर्नल और इंटरनल फ्लो बॉइलिंग। तो एक्सटर्नल फ्लो बॉइलिंग हायर द वेलोसिटी, हायर द न्यूक्लिएट बॉइलिंग हीट फ्लक्स एंड द क्रिटिकल हीट फ्लक्स। तो जैसे जैसे आपका वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होती चली जाएगी, तो आपका न्यूक्लिएट बॉइलिंग है उसका वैल्यू भी इंक्रीज होता चला जाएगा, और जो क्रिटिकल हीट फ्लक्स है उसकी वैल्यू भी। तो अगर आप इसके लिए देख रहे हो तो यहाँ पे अगर हाई वेलोसिटी पे देखो क्रिटिकल हीट फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पे आ रही है, लो वेलोसिटी के लिए देखो क्रिटिकल हीट फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पे आ रही है। और लेकिन अगर आपने सिंपल जो फ्री कन्वेक्शन की बात की थी या फिर आपका जो नॉर्मल था आपका पूल बॉइलिंग में, वहाँ पे देखो तो क्यू मैक्सिमम की वैल्यू यहाँ पे आ रही है, तो आपका जो है फोर्स कन्वेक्शन बॉइलिंग में जो इसकी वैल्यू इंक्रीज होती चली जा रही है। अब आता है आपका इंटरनल फ्लो बॉइलिंग। सो द टू फेज फ्लो in the tube exhibit different flow boiling regimes depending upon the relative amount of the liquid and vapor phases। ठीक है, तो इसमें आपका जो फ्लो है वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से होगा। अब उसको आपको कैसे समझा रखा है, उसके भी अलग से रेजिम्स है। वेपर्स सिंगल फेज फ्लो है स्टार्टिंग में, फिर आपका मिस्ट फ्लो आता है, सॉरी स्टार्टिंग यहाँ से आपका लिक्विड सिंगल फेज फ्लो आएगा जब आपका स्टार्टिंग में आपका लिक्विड रहेगा, फिर आपका बबली फ्लो होगा जहाँ पे आपका थोड़े थोड़े बबल्स बनने स्टार्ट लगेंगे, फिर स्लग फ्लो होगा जहाँ पे आपका स्लग फॉर्मेशन होता चला जाएगा, जो बबल्स है वो कोलेसिस होंगे, फिर आपका एनुलर फ्लो हो जाएगा। एनुलर फ्लो में इस तरीके से रहेगा कि वेपर जो है वो कोर में रहेगा और आपका लिक्विड जो है उसके आउटर सरफेस पे रहेगा। और फिर आपका मिस्ट फ्लो रहेगा, मिस्ट फ्लो में आपका मोस्टली वेपर ही रहेंगे, कुछ कुछ आपका जो लिक्विड पार्टिकल्स रहेंगे, और फिर आपका वेपर सिंगल फेज फ्लो हो जाएगा जिसमें आपका सिर्फ वेपर ही रहेगा, सुपरेटेड वेपर ही रहेगा। तो ये आपका लिक्विड कोर हो जाएगा, बबल्स इन द लिक्विड्स, फिर आपका वेपर कोर हो जाएगा और फिर आपका लिक्विड ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे। ठीक है ना। तो जो आपका फर्स्ट जो था रेजिम्स था दैट इज लिक्विड सिंगल फेज फ्लो। सो इन द इनलेट रेजिन द लिक्विड इज सबकूल्ड एंड द हीट ट्रांसफर टू द फ्लूइड इज बाय द फोर्स्ड कन्वेक्शन, अज्यूम नो सबकूलिंग बॉइलिंग। तो स्टार्टिंग में जो हीट ट्रांसफर लिक्विड रहेगा और जो हीट ट्रांसफर रहेगा ड्यू टू द बॉइलिंग रहेगा, फिर आएगा आपका बबली फ्लो। तो इंडिविजुअल्स बबल बनेंगे यहाँ पे आपको कुछ कुछ बबल्स दिखाई देंगे। ठीक है, और लो मास क्वांटिटीज, तो ओरिजिन की जो मास की क्वांटिटी रहेगी बबल्स की वो बहुत लो रहेगी। फिर आपका रहेगा स्लग फ्लो रहेगा जिसमें बबल्स कोलेसिस इनटू स्लग ऑफ वेपर्स, तो बबल्स जो है वो स्लग ऑफ वेपर्स में बन जाएंगे और जो आपका इसकी जो क्वांटिटी रहेगी मास की वो मॉडरेट होती जाएगी, और साइमल्टेनियसली आपका जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है वो भी इंक्रीज होता चला जाएगा। और फिर आता है आपका एनुलर फ्लो। एनुलर फ्लो में क्या रहेगा आपका द कोर ऑफ द फ्लो कंसिस्ट वेपर ओनली, तो यहाँ पे आपका सिर्फ वेपर ही रह जाएगा इसमें, एंड द लिक्विड एडजेसेंट टू द वॉल, और जो लिक्विड है वो इस वॉल के एडजेसेंट में रहेगा, इधर आपका लिक्विड रहेगा। तो यहाँ पे आपका हीट ट्रांसफर जो कोफिशिएंट है वो सबसे ज़्यादा रहेगा, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है कि हीट ट्रांसफर पहले आपका सरफेस से लिक्विड में ट्रांसफर हो रहा है और फिर यहाँ पे बबल्स हैं तो इसकी वजह से इंटरमिक्सिंग ज़्यादा होगा और फिर आपका जो हीट ट्रांसफर वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। फिर आपका मिस्ट फ्लो आता है, तो मिस्ट फ्लो में क्या रहेगा आपका मोस्टली जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, सिर्फ वाटर के कुछ ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे। तो यहाँ पे शार्प डिक्रीज इन द हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट रहेगा, बिकॉज अभी आपका वेपर का फॉर्मेशन बन गया और वेपर का हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट जो है वो बहुत कम होता है, तो इसलिए हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अब जो हीट ट्रांसफर होगा वो इस सरफेस से और वेपर में होगा। तो स्टार्टिंग में जो है वो हीट ट्रांसफर कंडक्शन की वजह से होता है, तो अब यहाँ पे जो सिंस द कंडक्टिविटी वेपर की बहुत कम होती है इसलिए तो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट भी डिक्रीज होता चला जाएगा। और लास्ट जो है वेपर सिंगल फेज फ्लो, तो लिक्विड फेज इज कम्प्लीटली इवेपोरेटेड एंड द वेपर इज सुपरेटेड। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे आपका जो जितना भी लिक्विड था वो कम्प्लीटली जो इवेपोरेटेड हो गया है और अब सिर्फ वेपर ही वेपर है। तो ये कुछ आपका है फ्लो बॉइलिंग में। तो डिफरेंट रीजंस हैं इसके भी, तो यहाँ पे आपका ग्राफ दिया गया है कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर, एच का ग्राफ दे रखा है, तो कैसे कैसे एच का वैल्यू इंक्रीज होता है। इनिशियली एच का वैल्यू इंक्रीज होगा, फिर आपका एनुलर फ्लो में जाके इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगा और फिर जैसे ही आपका मिस्ट फ्लो होगा जहाँ पे मोस्टली आपका वेपर बन जाएगा तो वहाँ पे आपका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट जो है वो शार्पली डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और देन फर्दर ये वैल्यूज़ की वैल्यू ऐसी रहनी है क्योंकि आपका पेपर ही रहेगा, तो पेपर में इसकी हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो ये आपका फ्लो दे रखा है किस तरीके से आपका फ्लो हो रहा है। फोर्स कन्वेक्शन होगा, स्टार्ट में बबली फ्लो हो जाएगा, फिर स्लग फ्लो होगा, एनुलर फ्लो होगा, फिर आपका ट्रांजिशन हो जाएगा
मतलब आपका एनुलर से और मिस्ट फ्लो में, और फिर आपका फोर्स कन्वेक्शन होगा, लेकिन यहाँ पे कम्प्लीटली सिर्फ वेपर ही रहेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द बॉइलिंग, एंड विद this topic of convection with phase change has been completed and the topic is now over। तो अभी इस पे आपको प्रैक्टिस करना है कुछ थोड़ा सा न्यूमेरिकल का, जो भी मैंने आपको एक्सपेरिमेंटल डेटाज, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ दी थी क्यू मैक्सिमम की फॉर द डिफरेंट रीजंस, तो उनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, तो उनके वैल्यूज़ आपको वैल्यू पुट करके और फिर आपको इन पे कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है। सो थैंक यू।